हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल यूपीएससी रिजॉल्व। माय नेम इज प्रांकुल। सो हमने लास्ट वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पार्ट 1 किया था। इस वाली वीडियो में आज हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का पार्ट 2 करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये मींस कि आप जितने भी पेपर हैं GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे, उसमें आप ये जजमेंट सारे कोट कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। लेट्स स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करेंगे माइनॉरिटी राइट्स से। सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट जजमेंट था सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। आप सिर्फ सेंट जेवियर कॉलेज जजमेंट भी लिख सकते हैं, सेंट जेवियर कॉलेज केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन राइट टू एडमिनिस्टर विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को राइट दिया था। आर्टिकल 29 और 30 के अंदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को राइट होता है कल्चरल प्रोटेक्शन का एंड राइट टू एडमिनिस्टर का, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो ही राइट को अपहोल्ड किया। देन नेक्स्ट, TMA पाई फाउंडेशन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनको कितनी पावर देनी चाहिए उसके लिए जजमेंट गाइडलाइंस दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी है, बट उन्हें देयर आर सम रेगुलेशंस दैट दे हैव टू फॉलो, जैसे कि टीचर का अपॉइंटमेंट एंड ऑल, वो सब में रेगुलेशन होना चाहिए, क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, इस्लामिक अकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटेड फी स्ट्रक्चर बाय प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन राइट्स। इसमें इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को राइट है, बट वो अपनी मर्जी से आर्बिट्रीली फीस नहीं लगा सकते। फीस में, टीचर की अपॉइंटमेंट में, ऐसे नॉन सेक्युलर इश्यूज में स्टेट है, उसको पावर है रेगुलेट करने का। देन नेक्स्ट, PA इनामदार केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको जो रिजर्वेशन है उसमें कोटा वगैरह अलाउ नहीं कर सकते। ये सुप्रीम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास राइट है। फॉर एग्जाम्पल, अदर जितने भी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह, वहां SC, ST, OBC का कोटा होता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अलाउ कर दिया कि वो चाहे तो वो कोटा नहीं रख सकते। दे आर मेड फ्री फ्रॉम स्टेट कोटास। नेक्स्ट, सोसाइटी फॉर अनएडेड स्कूल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि RT डज नॉट अप्लाई टू अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स। तो जो अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, RT लगता है 25% ऑफ द सीट्स पर, जो पुअर एरिया से, पुअर बैकग्राउंड से लोग होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को वो लिबर्टी दी कि they are exempted from applying that 25% RT quota. Then next, बाल पाटिल। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ ग्रुप एज रिलीजियस माइनॉरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो गाइडलाइन दी कि किस इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बोला जा सकता है या नहीं, वो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करे। देन नेक्स्ट जजमेंट आर रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये भी काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। फर्स्ट, रोमिला थापर। ये 1950 का वन ऑफ द अर्लीस्ट केसेस जो पास हुआ था उसमें से है। इसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन बैन ऑन जनरल एंट्री अफर्मिंग फ्री प्रेस एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। तो जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगाई थी सॉर्ट ऑफ इस जर्नल को। रोमिश थापर का जर्नल था, उसको बैन कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस वन कि वो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर फ्रीडम टू पब्लिश न्यूज भी आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव को सेंसरशिप वाले को स्ट्रक डाउन करा। देन ब्रजभूषण केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड प्रायर रिस्ट्रेंट्स ऑन न्यूज़पेपर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कुछ भी पब्लिश करने से पहले अगर गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रेंट लगा देती है, सो दैट इज वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देन नेक्स्ट, बेनेट कोलमैन। ये बेनेट कोलमैन इंडियन एक्सप्रेस वाली कंपनी, जो काफी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके। बेनेट कोलमैन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड न्यूज प्रिंट कंट्रोल एज कर्बिंग प्रेस फ्रीडम। तो अगर गवर्नमेंट कुछ भी रेगुलेशन, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन पास कर देती है न्यूज़पेपर कंट्रोल से रिलेटेड, तो दैट इज नॉट अलाउड। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया। तो अभी इंडिया में न्यूज़पेपर, जो न्यूज मीडिया है, दैट इज सेल्फ रेगुलेटेड। तो उन्हीं मीडिया ने ही अपनी बॉडी बना रखी है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी एंड ऑल। तो वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर गवर्नमेंट कुछ भी न्यूज प्रिंट से रिलेटेड रेगुलेशन लाती है, तो दैट कैन बी अ एग्जांपल ऑफ कर्बिंग मीडिया राइट्स। देन नेक्स्ट, श्रेया सिंगल केस। ये 2015 का लैंडमार्क केस था। ये बाल ठाकरे की जब डेथ हुई थी, उससे रिलेटेड कुछ गर्ल्स ने सोशल मीडिया पे कमेंट कर दिया था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट फॉर वायलेटिंग फ्री स्पीच। तो 66A था IT एक्ट का। तो उसके अंडर जो सोशल मीडिया पे अगर आप स्पीच लिख देते हो, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर सिक्योरिटी एंड ऑल, तो यू कैन गो टू जेल। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अगर गवर्नमेंट आर्बिट्रीली अरेस्ट करती है, क्योंकि बाल ठाकरे की जब डेथ हुई थी तो कुछ लड़कियों ने वो ये कमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने आर्बिट्रीली उनको अरेस्ट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस सेक्शन 66A।
फॉर वायलेटिंग फ्री स्पीच. देन अनुराधा बासीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें सुप्रीम कोर्ट असर्टेड दैट इंटरनेट एक्सेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो इंटरनेट का एक्सेस काफी जरूरी है हमारे सारे एजुकेशनल नीड्स के लिए, बिजनेस के लिए. तो इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. रिमेंबर, इंडिया इज द कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन्स होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, शटडाउन होते हैं, इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा इंडिया में ही होते हैं. सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट एक्सेस इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. देन नेक्स्ट, कौशल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड लिमिटेशन ऑन मिनिस्टर्स स्टेटमेंट इन्फ्रिजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. इसमें एक मिनिस्टर था, उसने कुछ स्टेटमेंट दे दिए विच वाज डिमीनिंग, जो उनकी पोस्ट को सूट नहीं करता. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर मिनिस्टर हैं तो उनको भी अपनी लिमिट तक ही स्पीच देनी चाहिए. मिनिस्टर के पास, मतलब सबके पास राइट है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बट मिनिस्टर के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज नहीं करना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड लिमिटेशन ऑन मिनिस्टर स्टेटमेंट कि मिनिस्टर के पास राइट है, बट ही हैज टू बी केयरफुल व्हाइल गिविंग हिज दैट स्पीच. तो वो डिफेमेशन में काउंट हो सकता है. देन ये कौशल कुमार केस था. देन नेक्स्ट जजमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ. काफी जीएस2 में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आपको जजमेंट्स पता होने चाहिए. फर्स्ट जजमेंट इज रिलेटेड टू क्योटो होलोआन. ये जजमेंट 1992 का है. इसमें सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड 10th शेड्यूल, जो 10th शेड्यूल था एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट इज द करेक्ट शेड्यूल. राइट इन द कमेंट सेक्शन कि वो 10th शेड्यूल किस अमेंडमेंट से एक्ट ऐड हुआ था अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में. प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. सो सुप्रीम कोर्ट वैलिडेटेड 10th शेड्यूल बट मेड स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. तो डिस्क्वालीफाई अगर स्पीकर जिसको भी करता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू दैट डिसीजन स्पीकर का. सो 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ इज करेक्ट, बट स्पीकर का जो डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट. दिस वाज द केस इन क्योटो होलोआन केस. देन नेक्स्ट, रवि एस नायक केस. दिस इज आल्सो अ लैंडमार्क केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप बियॉन्ड रेजिग्नेशन लेटर. इसमें किसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए रेजिग्नेशन देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है इलेक्शन के लिए, उसकी सीट वेकेंट मान ली जाती है इफ सम एमपी एमएलए रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी. बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रेजिग्नेशन का मतलब सिर्फ सिंपली लेटर देना नहीं है. अगर आपकी कोई एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल आप कोई XYZ एमएलए हो, अगर आप कांग्रेस पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी में होकर भी आप रेजिग्नेशन नहीं दे रहे बट कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट स्पीच दे रहे हो, और सपोज ऑपोजिशन पार्टी जैसे बीजेपी का अगर सपोर्ट भी कर रहे हो क्लियरली, तो आप वो डिस्क्वालिफिकेशन में काउंट हो सकता है. तो ये रवि नायक ने बोला कि लेटर्स के अलावा एक्शन भी काउंट होते हैं कि क्या वो डिस्क्वालीफाई आपको कर सकते हैं या नहीं. देन नेक्स्ट, जगजीत सिंह केस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट हेल्ड दैट स्प्लिट एज नो लॉन्गर अ डिफेंस आफ्टर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले अगर कोई भी पार्टी स्प्लिट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस में ही अगर कुछ मेंबर स्प्लिट करके अदर पार्टी ज्वाइन कर देते हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा पहले 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले. बट 91st अमेंडमेंट के बाद अगर आपको स्प्लिट करना है तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पार्टी वो अलग होनी चाहिए, तब वो काउंट डिस्क्वालिफिकेशन से बचाएगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले जो स्प्लिट होता था कि स्प्लिट करने से आप डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाओगे, कि अगर 4-5 एमपीज एमएलए स्प्लिट हो गए दैट कैन सेव यू फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन, वो अब नहीं चलेगा. अगर आप स्प्लिट हो रहे हो तो डिस्क्वालिफिकेशन में वो काउंट होगा. अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स अलग होकर मर्ज हो रहे हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा. बट अगर आप स्प्लिट कर रहे हैं आफ्टर 91st अमेंडमेंट तो वो डिस्क्वालिफिकेशन काउंट होगा. देन नेक्स्ट, मणिपुर एमएलए डिफेक्शन केस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टाइमली डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन टू प्रिवेंट अब्यूज. सी होता क्या है प्रैक्टिकली, जो स्पीकर होता है, स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी. तो कोई ऑपोजिशन पार्टी से एमपी एमएलए अगर रूलिंग पार्टी में जाता है तो स्पीकर डिसीजन ही नहीं लेता उस पर, तो एमपी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता ऑपोजिशन का एमपी. तो काफी सारे ऑपोजिशन के एमपी को फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपनी पार्टी चेंज कर लें, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई होंगे नहीं, क्योंकि स्पीकर इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, तो वो डिसीजन ही नहीं लेता. तो वो एमपी एंड एमएलए यूज्ड टू फिनिश देयर टर्म पार्टी चेंज करने के बाद भी. तो वो लेटर स्पिरिट में एंटी डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि स्पीकर के पास डिसीजन लेने की पावर थी एंड स्पीकर वाज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. तो जो एमपीज अधिकतर डिफेक्ट होते हैं वो प्रैक्टिकली रूलिंग पार्टी में ही जाते हैं. सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टाइमली डिसीजन लेना जरूरी है डिफेक्शन पे स्पीकर का, सो दैट सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट आफ्टर दैट. नेक्स्ट, महाराष्ट्र असेंबली केस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फोसाइज किया द नीड फॉर स्पीकर्स इम्पार्शियलिटी एंड टाइम ऑन रूलिंग. तो जितने भी ये सारे हम केसेस पढ़े इसमें सब में ये है कि स्पीकर को टाइमली डिसीजन लेना चाहिए.
कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पीकर डिसीजन नहीं ले रहा और वो एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई ना हो नेक्स्ट इलेक्शन या देते टाइम में. सो दिस इज रॉन्ग. देन नेक्स्ट केस इज नबम राबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट held that speaker cannot decide disqualification when motion is pending against him. मतलब अगर स्पीकर के अगेंस्ट ही एमपी या एमएलए ने डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दे दिया है तो स्पीकर का खुद डिस्क्वालिफिकेशन खुद लाइबल है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए. तो स्पीकर डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर स्पीकर को कुछ एमपी एमएलए स्पीकर के अगेंस्ट है, उसके लिए रिमूवल का मोशन लाया गया, तो स्पीकर के पास पावर है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में उसको एमपी एमएलए जो उसके अगेंस्ट है उनको वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अगर स्पीकर के अगेंस्ट कोई डिस्क्वालिफिकेशन का मोशन है तो स्पीकर कांट टेक डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन एमपीज एमएलए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है. देन नेक्स्ट, ये आप एग्जांपल उसमें एथिक्स में भी डाल सकते थे. देन नेक्स्ट केसेस रिलेटेड टू इलेक्शन रिफॉर्म. इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड केसेस मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन जीएस2 में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड आता ही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से रिलेटेड. विल स्टडी फर्स्ट केसेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म. ये काफी इंपॉर्टेंट एनजीओ है. आप ये एनजीओ में रिलेटेड एग्जांपल भी लिख सकते हैं. इसमें क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल फाइनेंशियल एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट्स. तो ये अभी भी सारे कैंडिडेट्स को ये एफिडेविट फाइल करना पड़ता है जब वो इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अपना क्रिमिनल फाइनेंशियल एजुकेशन बैकग्राउंड. तो दिस इज वेरी नेसेसरी. देन लिली थॉमस केस, इट इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ये आपको जरूर कोट करना चाहिए. इसमें सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफाइड एमपी एमएलए इमीडिएटली अपॉन कन्विक्शन अंडर सर्टेन लॉ. पहले क्या होता था लिली थॉमस केस से पहले कि अगर लोअर कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर किसी भी एमपी एमएलए को लोअर कोर्ट डिस्क्वालीफाई करता है तो एमपी एमएलए की सीट वेकेट नहीं होती थी, क्योंकि एमपी एमएलए के पास टाइम होता था हायर कोर्ट में अपील करने का. फिर हाई कोर्ट भी डिस्क्वालीफाई कर लेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने का पावर होता था. तो ये अपील प्रोसेस में एमपी एमएलए कन्विक्ट हो जाने के बाद भी डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे. तो कन्विक्शन की वजह से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे. सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर लोअर कोर्ट भी आपको कन्विक्ट कर देती है तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा. इसमें एक और चीज याद रखनी है, सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है. काफी बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन किसके अंडर होता है. लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये और बोला कि अगर कोई भी एमपी एमएलए 2 ईयर से ज्यादा के लिए डिस्क्वालीफाई होता है, कन्विक्ट होता है, अगर 2 ईयर से ज्यादा का टर्म है तो वो नेक्स्ट 6 ईयर्स तक इलेक्शन नहीं फाइट कर सकता. सो प्लीज रिमेंबर, अगर 2 ईयर से ज्यादा का कन्विक्शन किसी भी एमपी एमएलए का है तो ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जजमेंट, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसमें सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड नन ऑफ द अबव ऑप्शन फॉर वोटर. सो 2003 में नोटा का नन ऑफ द अबव का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस हुआ, so that people have it's a part of freedom of speech, right to choice. Then next, Public Interest Foundation versus Union of India. This was a 2019 case. इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड पार्टीज टू पब्लिश क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट, सो दैट जो पब्लिक है उसको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिस कैंडिडेट के लिए वो वोट दे रहे हैं उसके ऊपर कौन कौन से क्रिमिनल केसेस हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी पार्टीज को उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर तो वो पब्लिश करने पड़ेंगे. देन नेक्स्ट, अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2021 का केस है, रिसेंट रिलेटिवली. इसमें ही सॉट लाइफ बैन ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियन, कोर्ट एडवाइस लेजिस्लेटिव एक्शन. तो ये अश्विनी उपाध्याय कोर्ट के पास गए कि जो एमपी एमएलए हैं उनको लाइफ टाइम, कन्विक्टेड एमपी एमएलए को लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारा मैंडेट नहीं है, दिस इज द मैंडेट ऑफ लेजिस्लेचर. तो अभी भी अगर कोई भी एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाता है उन पर लाइफ टाइम बैन नहीं लगता. अनलाइक अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं या कुछ कोई भी ऑफिसर है, अगर आप कन्विक्ट हो गए तो यू कैन गेट इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज. तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी ये केस सुन रहा है कि अगर ये एमपी एमएलए या नॉर्मल पीपल के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए अलाउड है कि कन्विक्शन के बाद आप दोबारा गवर्नमेंट सर्विस में नहीं आ सकते, तो एमपी एमएलए के लिए भी होना चाहिए कि अगर आप कन्विक्ट हो गए तो वाई शुड बी यू शुड बी अलाउड टू स्टैंड इलेक्शन. तो उनके लिए भी सेम लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना, कि एमपी एमएलए को भी अलाउ नहीं करना चाहिए इलेक्शन के लिए अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो. देन नेक्स्ट, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. दिस इज 2023 केस. इसमें क्या था, चैलेंज टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में चैलेंज किया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्योंकि ये नॉन ट्रांसपेरेंट है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये काफी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को बढ़ावा देता है, आरबीआई, इलेक्शन कमीशन, इसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अगेंस्ट बोला था. तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्रक डाउन कर दिया. नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी केसेस रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म.
काफी सेक्युलरिज्म में GS1 GS2 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे में भी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट केस इज एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के कोर आइडियल्स जो अपहोल्ड होने चाहिए, कोर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एसआर बोमई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया स्टूडेंट का राइट टू एब्सटेन फ्रॉम सिंगिंग द नेशनल एंथम ऑन रिलीजियस ग्राउंड। क्योंकि जो विजय इमैनुअल थे, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, दे प्रैक्टिस फेथ कॉल्ड जेनोवा विटनेस, उसमें वो नेशनल सिंगिंग, नेशनल एंथम का वो सिंगिंग नहीं कर सकते। तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट दे स्टूड इन द नेशनल एंथम, पर उन्होंने वो सिंग नहीं किया था नेशनल एंथम। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दे कैन बी एब्सटेन फ्रॉम सिंगिंग नेशनल एंथम ऑन रिलीजियस बैकग्राउंड। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में आर्टिकल 25 में अलाउड है। देन नेक्स्ट इज शिरूर मठ केस। शिरूर मठ केस 1954 का वाज वन ऑफ द फर्स्ट केसेस जिसमें असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुई थी आर्टिकल 25 में। अब असेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अंडर फ्रीडम ऑफ रिलीजन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हर रिलीजन की कुछ ना कुछ असेंशियल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ कर देगा। बट अगर वो प्रैक्टिस उस रिलीजन में एसेंशियल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। यानी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी रिलीजन में कोई प्रैक्टिस है, अगर वो रिलीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, असेंशियल पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कांट टच इट। बट अगर वो कोई भी प्रैक्टिस है, अगर वो असेंशियल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन दैट प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जजमेंट, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट अलाउड टीचिंग ऑफ इंडियन कल्चर विदाउट वायलेटिंग सेक्युलर प्रिंसिपल। तो अरुणा रॉय शी इज एन एक्टिविस्ट, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला कि मॉरल साइंस वगैरह की बुक्स में रिलीजियस चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिलीजियस चीज, अगर हर रिलीजन में कुछ ना कुछ मोरालिटी होती है, तो ये स्कूल्स में पढ़ाना अलाउड है। जैसे भगवत गीता में एक कोटेशन है कि यू शुड नॉट केयर अबाउट द रिजल्ट, यू शुड वरी ऑफ योर एफर्ट्स। फल की चिंता नहीं करनी, सिर्फ कर्म करना है अपना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हर रिलीजन में कुछ ना कुछ मॉरल डॉक्ट्रिन होती हैं, तो वो पढ़ाना स्कूल्स में अलाउड है। देन नेक्स्ट, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें सुप्रीम कोर्ट अलाउड वुमेन्स एंट्री इनटू सबरीमाला ऑपोजिंग रिलीजन एक्सक्लूजन। तो ये जेंडर राइट्स के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन को एंट्री अलाउ करी थी सबरीमाला में। देन इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड मॉस्क इज नॉट एन असेंशियल अनलेस इट्स एन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। कि मॉस्क में जो पेटिशनर थे उन्होंने बोला कि जो वो प्रेयर करते हैं, वो अपनी नमाज करते हैं, तो मॉस्क में जाकर करना ही असेंशियल रिलीजियस का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप नमाज कर सकते हैं, वो मॉस्क के बाहर भी कर सकते हैं, मॉस्क में नमाज करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो ये अयोध्या बाबरी मस्जिद से रिलेटेड था कि पेटिशनर बोला था कि बाबरी मस्जिद को दे वांट टू सेव बाबरी मस्जिद, क्योंकि वहां पर जाके वो नमाज करते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन, वहां पर मॉस्क में जाके नमाज करना, लेकिन नमाज बाहर भी की जा सकती है मॉस्क के। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्रक डाउन कर दिया, बोला था कि डूइंग नमाज इन मॉस्क इज नॉट अ असेंशियल। देन नेक्स्ट, एशियत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें सुप्रीम कोर्ट हिजाब बैन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपहेल्ड। तो कर्नाटका का हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दे आर सेक्युलर, वहां पर हिजाब बैन हो सकता है। पर एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में 2 जज की बेंच ने, दोनों ने डिफरिंग जजमेंट दिया था। एक जज ने बोला कि हिजाब बैन शुड कंटिन्यू, एक जज ने बोला देयर शुड नॉट बी अ हिजाब बैन, क्योंकि वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन का पार्ट है। तो ये एथिकल केस स्टडी भी आ सकती है कि सेक्युलर प्रैक्टिस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेस फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये हिजाब बैन इसका क्लासिक एग्जांपल है। देन नेक्स्ट, डिफेमेशन रिलेटेड केसेस, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड क्रिमिनल डेफेमेशन एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2). सी काफी ज्यादा अभी ये डिबेट चल रहा है कि जो डिफेमेशन है उसको सिविली रहने देना चाहिए, उसको क्रिमिनल डिफेमेशन से हटा देना चाहिए। इट शुड बी ओनली कंटिन्यूड एज सिविल, क्योंकि काफी सारे लोग हैं उनको रॉन्गली प्रोसिक्यूट किया जाता है क्रिमिनल डिफेमेशन से, इसलिए काफी लोग ये दे कांट रेज वॉइसेस बिकॉज उन पे क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल कर दिया जाता है। बट हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी केस में बोला कि क्रिमिनल डिफेमेशन इज अलाउड इन इंडिया, क्रिमिनल भी सिविल भी, दोनों डिफेमेशन भी अलाउड है अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्लॉज ऑफ आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। देन नेक्स्ट इज
राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड जर्नलिस्ट फ्रॉम डिफेमेशन क्लेम्स व्हेन पब्लिशिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स। इट इज इंपॉर्टेंट रोल फॉर जर्नलिस्ट टू स्पीक टू द पावर। तो उसके लिए जर्नलिस्ट काफी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करते हैं और उन पर रॉन्ग केसेस फाइल कर दिए जाते हैं सेइंग कि डिफेमेशन हो रहा है। एक टर्म है स्लैप, स्ट्रेटेजिक लीगल एक्शन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। दोबारा बोल रहा हूं, एक डॉक्ट्रिन है स्लैप डॉक्ट्रिन, स्ट्रेटेजिक लीगल एक्शन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। ऐसा क्या होता है, एक एग्जांपल और, कि काफी सारे अडानी के ऊपर काफी जर्नलिस्ट जो भी डॉक्यूमेंट्री करते हैं, तो अडानी गुजरात के हाई कोर्ट में मेनली वहां डिफेमेशन का सूट फाइल कर देता है, क्योंकि वहां जो डिफेमेशन का सूट फाइल करता है वहां इतने पैसे नहीं देने पड़ते। बाकी देयर आर मेनी कोर्ट्स इन इंडिया जहां पर आप किसी को डिफेमेशन, अगर सपोज 1 करोड़ का फाइल करते हो डिफेमेशन केस, तो आपको उसका सब्सटेंशियल अमाउंट पहले कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो अडानी काफी हाई कोर्ट में ये केसेस जर्नलिस्ट के अगेंस्ट डिफेमेशन का फाइल कर देते हैं, क्योंकि वहां इतनी फीस नहीं है डिफेमेशन को फाइल करने की। एंड इट इज अ स्लैप, स्ट्रेटेजिक लीगल एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, सो दैट कोई अदर जर्नलिस्ट, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करना, उसको प्रूव करना इज वेरी वेरी टफ। तो काफी सारे ये गवर्नमेंट के जो फंक्शनरी हैं या फिर बिजनेस हाउसेस हैं, तो ये डिफेमेशन केसेस फाइल करते हैं कि अगेंस्ट कोई भी जर्नलिस्टिक पीस नहीं फाइल किया जा सके। देन नेक्स्ट, टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट कमर्शियल स्पीच इज अ प्रोटेक्टेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो ये डायरेक्ट केस है कि कमर्शियल स्पीच भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में प्रोटेक्टेड है। देन आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें सुप्रीम कोर्ट असर्टेड राइट टू प्राइवेसी इन डिफेमेशन कंटेक्स्ट, कि अगर किसी की आप प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली पब्लिश करते हो तो आप पर डिफेमेशन केस फाइल हो सकता है। तो पीपल हैव द राइट टू प्राइवेसी। देन नेक्स्ट, अदर लैंडमार्क केसेस। अब हम पढ़ेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड केसेस। ये जीएस2 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये आपको जजमेंट, यू हैव टू लर्न दिस जजमेंट। पहला जजमेंट है जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफाइड हर फ्रॉम राज्यसभा फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। शी वाज मेड चेयरमैन ऑफ फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल। तो फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो वो साइमल्टेनियसली, जया बच्चन, उसकी भी पार्ट थी राज्यसभा की, विच इज पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, साइमल्टेनियसली वो एग्जीक्यूटिव की भी पार्ट थी। दिस इज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, की जो आपके एमपीज एमएलएज हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, दे कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो शी वाज डिस्क्वालिफाइड। सिमिलरली सोनिया गांधी ने भी दोबारा इलेक्शन लड़ा था, शी वाज मेड मेंबर ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, नेकी। जब वो मेंबर बनी थी तो उन पे भी एक केस फाइल हुआ था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, तो शी रिजाइंड एंड फॉट इलेक्शन अगेन। देन अदर केसेस, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टेस्ट इंक्लूड पिक्यूनरी बेनिफिट एंड एग्जीक्यूटिव पावर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो माना जाएगा जिसमें जो भी ऑफिस होल्ड कर रहा है उसको अगर पिक्यूनरी बेनिफिट है। पिक्यूनरी बेनिफिट का मतलब क्या होता है, कोई भी मॉनेटरी एडवांटेज मिल रहा है, या तो डायरेक्टली कैश चेक की फॉर्म में, या इनडायरेक्टली भी अगर कोई मॉनेटरी एडवांटेज हो रहा है कि वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल गया, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट होगा। जिससे कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को सीरियसली देखता है, जिससे कि जो एमपी एमएलए है वो अपना जो ड्यूटी है वो विदाउट एनी बाइसेस दे कैन कैरी ऑन, और विदाउट एनी फाइनेंशियल और अदर मोटिवेशंस। देन कांता कथूरिया वर्सेस मानकचंद सोराना केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन पिक्यूनरी इंटरेस्ट प्रिंसिपल इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो पिक्यूनरी इंटरेस्ट प्रिंसिपल कांता कथूरिया केस में सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन। देन वीएस अच्युतनंदन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट रियटेरेटेड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इन डिसाइडिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूजन। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है, जिसमें काफी सारे ऑफिस को एक्सक्लूड कर दिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वीएस अच्युतनंदन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से इंक्लूड करने के लिए, तो वो लॉ बना सकता है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ बनाया हुआ है पार्लियामेंट ने, जिसमें कि काफी सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एक्सक्लूड कर दिया कि कोई भी मेंबर अगर उस ऑफिस का, उस बॉडी का पार्ट होता है, तो वो प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा, वो डिस्क्वालीफाई अपनी मेंबरशिप से, लेजिस्लेटिव की मेंबरशिप से, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो ऐसा होता है कि काफी सारे जब इलेक्शन हो जाता है, जैसे भी बिहार में इलेक्शन है, तो वहां पर काफी सारे अपने एमपी एमएलए को अलग अलग बॉडीज में चेयरपर्सन बना दिया है, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से डिस्क्वालीफाई, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ बना दिया है। So this is a misuse of office of profit law. Then union civil code, marital rights से related cases we are going to study. First is शाहबानू केस। शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम बोला देयर इज अ नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें विमेन जो है, विमेन्स के लिए आफ्टर डाइवोर्स मेंटेनेंस का पर्सनल लॉ में स्ट्रॉन्ग प्रोविजन नहीं है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देयर शुड बी यूनिवर्सल सिविल लॉ, जैसे कि हिंदू वुमेन या अदर वुमेन को मेंटेनेंस का राइट है आफ्टर डाइवोर्स, सिमिलरली अदर वुमेन, रिलीजन की वुमेन को भी वो राइट्स मिलने चाहिए। देन नेक्स्ट इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड मिसयूज ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन टू कमिट बाइगेमी। इसमें क्या होता है कि काफी सारे मैन रिलीजन कन्वर्जन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू मैन यूज्ड टू गेट कन्वर्टेड इनटू इस्लाम जिससे कि दे कैन मैरी अदर मोर देन वन वुमेन, सो दिस इज मिसयूज ऑफ रिलीजन। देन अदर इज जॉन वलामुतम केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन डिस्क्रिमिनेटरी चर्च प्रॉपर्टी लॉ अंडर क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। सो हर रिलीजन में ये पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसमें काफी मिसयूज होता है। राइट इन द कमेंट सेक्शन कौन सी स्टेट है इंडिया में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका काफी बार एग्जांपल दिया है। सो राइट इन द कमेंट सेक्शन विच स्टेट इज इंडिया इज फॉलोइंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। सुप्रीम गवर्नर का रोल से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। फर्स्ट जजमेंट इज रिलेटेड टू एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड गवर्नर्स पावर इन रिकमेंडेड प्रेसिडेंट रूल। तो गवर्नर के पास आर्बिट्री पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने से पहले फ्लोर टेस्ट करवाएगा। फ्लोर टेस्ट पे अगर कोई प्रॉपर मेजोरिटी नहीं होगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तभी प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो सकता है। पहले फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है। आर्बिट्रीली गवर्नर रिकमेंड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट रूल। देन नेक्स्ट रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो गवर्नर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये रिकमेंडेशन दे दी थी बिहार असेंबली को वो करने के लिए, डिसोल्व करने के लिए। तो गवर्नर रिकमेंडेशन हैड वेलिफाइड वाज मेलिफाइड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दोबारा इलेक्शंस हुए थे बिहार के। देन नबम राबिया केस। सुप्रीम कोर्ट असर्टेड that governor must act on the aid and advice of council of minister. So गवर्नर को अपना डिस्क्रेशन पे बहुत लिमिटेड पावर है। राइट इन द कमेंट सेक्शन किस आर्टिकल के अंदर गवर्नर को डिस्क्रेशनरी पावर है। ये प्रीलिम्स में ही पूछा गया है। सो पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नर को डिस्क्रेशनरी पावर है बट इट इज लिमिटेड। ऑर्डिनरीली गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे एक्ट करना चाहिए। देन नेक्स्ट महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस केस। ये 2023 से रिलेटेड केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था गवर्नर डिसीजन टू कॉल अ प्रोटेस्ट विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। तो ऑपोजिट मतलब अपनी रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नर आर्बिट्रीली प्रोटेस्ट को बुला लेता है। देन नेक्स्ट इज शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। देयरफॉर उन्हें दे शुड अबाइड बाय द aid and advice of council of minister. Then BP single case, this is also very important case. इसमें सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड आर्बिट्री रिमूवल ऑफ गवर्नर, एम्फसाइज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बीपी सिंगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो करना चाहिए और आर्बिट्री गवर्नर को रिमूव नहीं करना चाहिए। ऐसा होता था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस अपने मेंबर्स को वो गवर्नर बना देता है अलग अलग स्टेट में। देन गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नर को रिमूव करके अपने गवर्नर बना रही थी। सेम थिंग कांग्रेस यूज्ड टू डू इट। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्बिट्रीली ऐसे गवर्नर का रिमूव नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ ऑपोजिशन पार्टी। देन नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस। फर्स्ट इज राम जवाया कपूर केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड लिमिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, पार्लियामेंट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल 75 में क्लियरली बोला है कि जो पार्लियामेंट कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस and the executive council of minister are accountable to Lok Sabha. तो सुप्रीम कोर्ट ने वो क्लियरली डिफाइन कर दिया एग्जीक्यूटिव की पावर इन राम जवाया केस। या आप अपने उसमें आंसर्स में लिख सकते हो GS2 के। देन नेक्स्ट इज शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी हमने डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट PV नरसिम्हा राव केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो एमपीज हैं आर इम्यून अंडर आर्टिकल 105 फॉर स्पीच एंड वोट बट नॉट फॉर ब्राइब। तो एमपी एमएलए को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी ड्यूटी कैरी आउट करने के लिए पार्लियामेंट में जो भी बोलते हैं दे आर इम्यून फ्रॉम इट, बट वो ब्राइब नहीं ले सकते। अगर एमपी एमएलए स्पीच दे सकते हैं पार्लियामेंट में, दे आर अलाउड इम्यून फ्रॉम जुडिशियरी एक्शन, बट वो ब्राइबरी इज नॉट कवर्ड अंडर इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट PV नरसिम्हा राव ने बताया। देन नेक्स्ट कुलदीप नैयर केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड ओपन बैलेट सिस्टम इन राज्यसभा टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। तो राज्यसभा में जो भी इलेक्शन होते हैं तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ओपन बैलेट। तो अगर
कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी अपने जो एमपी या एमएलएज होते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में, दे वोट एमएलएज ऑफ डिफरेंट स्टेट, तो दे कैन सी कि कौन एमएलए उनका किस पार्टी किस कैंडिडेट को वोट दे रहा है। देन नेक्स्ट इज राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट पॉलिटिकल डिफेक्शंस सबवर्ट डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री प्रोसेस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस है दैट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। ऐसा होता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है आउट ऑफ मनी या फिर रूलिंग पार्टी सीबीआई ईडी को बताती है तो काफी पॉलिटिकल डिफेक्शन हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि दिस इज इमोरल, कैसे पॉलिटिकल डिफेक्शंस होना। ये राजेंद्र सिंह केस राणा में। नेक्स्ट इज प्रीएम्बल रिलेटेड केसेस। इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इन बेरूबारी यूनियन केस, ये 1960 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर बट एड्स इन इंटरप्रिटेशन, कि जितनी भी पावर फ्लो होती है गवर्नमेंट को दैट इज नॉट फ्रॉम प्रीएम्बल बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रिटेशन। जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ का या किसी भी अमेंडमेंट का इंटरप्रिटेशन करता है, अगर क्लैरिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो कोर्ट प्रीएम्बल को रेफर कर सकता है फॉर मोर क्लैरिटी। देन LIC ऑफ इंडिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट यूज्ड प्रीएम्बल सोशल जस्टिस क्लॉज टू इंटरप्रेट लेजिस्लेशन। तो प्रीएम्बल में क्लियरली मेंशन है सोशल जस्टिस बट इक्वलिटी लिबर्टी सोशल जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट यूज दैट क्लॉज टू अपहेल्ड वेलफेयर लेजिस्लेशंस। मैंने बताया था कि इंटरप्रिटेशन के लिए प्रीएम्बल का यूज हो सकता है। देन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड प्रीएम्बल्स प्रिंसिपल गाइड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट। जैसे कि अभी भी हमने डिस्कस किया कि प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे फोरफादर का क्या विजन था हमारी कंट्री को लेकर, दैट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल दैट गाइड्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर जुडिशरी। देन नेक्स्ट इज मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट यूज प्रीएम्बल टू बैलेंस फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दीज आर टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो प्रीएम्बल में भी डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स दोनों चीजें हैं। नेक्स्ट इज करप्शन रिलेटेड केसेस। इसमें फर्स्ट इज विनीत नरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई एंड इंट्रोड्यूस सीबीआई रिफॉर्म्स। जैसे सुप्रीम कोर्ट बोलता है सीबीआई इज अ केज पेरेंट, तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट एंड सेड दैट देयर इज नीड फॉर एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत है। ये 1996 का जजमेंट है। स्टिल काफी रिफॉर्म होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केज पेरेंट बोला। नेक्स्ट इज सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह, 2012 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड that sanction for prosecution of public servant must be granted within 3 months। अगर किसी भी IAS ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला विद इन 3 months गवर्नमेंट को वो परमिशन ग्रांट करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज मनोहर लाल शर्मा वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट कैंसल्ड कोल ब्लॉक एलोकेशंस ड्यू टू आर्बिट्री एंड इलीगल अलॉटमेंट। तो एक कोल स्कैम हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था कोल ब्लॉक एलोकेशन। देन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस विजय कुमार जैन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट रीआइटरेटेड द नीड फॉर स्पीडी ट्रायल इन करप्शन केसेस। अभी काफी सारे करप्शन केसेस ईयर्स ऑन ईयर्स चलते रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देयर इज नीड फॉर स्पीडी ट्रायल, जल्दी से कंक्लूड करना चाहिए उन केसेस को, जिससे करप्शन पर वी कैन कंट्रोल द करप्शन। नेक्स्ट लैंडमार्क केसेस। फर्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड केसेस। इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, Supreme Court recognized transparency in judicial appointment, also discussed civil service independence। तो सुप्रीम कोर्ट ने SP गुप्ता केस 1981 का था, दैट वाज रिलेटेड टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है अपॉइंटमेंट की या जुडिशरी के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सर्विस से रिलेटेड इंडिपेंडेंस को भी डिस्कस किया था इस केस में। देन TSR सुब्रमण्यम केस, इस केस को आप मस्ट सिविल सर्विस से रिलेटेड ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड GS2 में एक क्वेश्चन हर साल आता है, उसमें आप कोट कर सकते हैं वाला केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड फिक्स्ड टेन्योर फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड प्रोहिबिटेड ओरल ऑर्डर्स फ्रॉम पॉलिटिशियंस। सुप्रीम कोर्ट ने TSR सुब्रमण्यम केस में बोला कि सिविल सर्वेंट को एक परमानेंट टेन्योर मिलना चाहिए, क्योंकि सर्वेंट अगर इलेक्टेड MP MLAs के अगेंस्ट जाता है, इवन अगर लेजिटिमेट केसेस में, तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है वेरी फ्रीक्वेंटली। क्लासिक एग्जांपल है अशोक खेमका, जिन्हें बस एवरेज टेन्योर उनका 6 to 7 मंथ्स होता था, बाकी उन्होंने अपनी लाइफ में ओवर 50 ट्रांसफर देखे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फिक्स टेन्योर होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए, और प्रोहिबिटेड ओरल ऑर्डर्स फ्रॉम पॉलिटिशियन, कि किसी भी सिविल सर्वेंट को अगर ऑर्डर लेना है तो दे कैन आस्क पॉलिटिशियन टू गिव इट इन द राइटिंग। तो ये आप अपने एथिक्स में कोट कर सकते हो कि अगर किसी भी सिविल सर्वेंट को रॉन्ग इलेजिटिमेट काम करने के लिए बोला जाता है, तो सिविल सर्वेंट कैन आस्क फ्रॉम पॉलिटिशियन टू गिव इट इन द राइटिंग, कि आप हमें लिख के दो तब हम करेंगे।
तो पॉलिटिशियन अगर गलत काम हो रहा है तो वो लिख के नहीं देगा, क्योंकि दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट, अगर फिर उसको जेल भी जानी पड़ सकती है। देन नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर राजगोपाल केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी इन पोस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स while stressing non arbitrariness। सुप्रीम कोर्ट ने आर राजगोपाल केस में बोला कि गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर की पोस्टिंग की ब्यूरोक्रेट्स को है, बट वो पावर आर्बिट्री यूज नहीं होनी चाहिए अभी जो आर्बिट्रीली ब्यूरोक्रेट्स का पोस्टिंग ट्रांसफर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो आर्बिट्रीनेस नहीं होनी चाहिए, बट ये लेटर में राइट स्प्रिट में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड की जजमेंट पास किया था। Then next, sedition related case. Sedition is a very important judgment related to Article 19 freedom of speech से related। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह केस 1962 का वन ऑफ द अर्लीस्ट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ सेक्शन लॉ, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेडिशन, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हो तब सेडिशन लॉ का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मिसयूज माना जाएगा। सेडिशन लॉ का यूज सिर्फ शुड बी लिमिटेड टू इंसाइटमेंट टू वायलेंस और पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक ऑर्डर को हार्म होता है तभी सेडिशन का यूज होना चाहिए। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलने पर सेडिशन का यूज नहीं होना चाहिए, जो मिसयूज होता है आज भी। देन नेक्स्ट इज बलवंत सिंह केस। इसमें रेस्ड बलवंत सिंह वाज एन इंडिविजुअल, ही रेस्ड स्लोगन लाइक खालिस्तानी जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इज नॉट अ सेडिशन इन एब्सेंस ऑफ वायलेंस। अगर आप खालिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हो पर उससे ये स्लोगन से अगर वायलेंस नहीं हो रहा तो वो सेडिशन में काउंट नहीं होगा। वायलेंस का होना, पब्लिक डिसऑर्डर होना, ये होगा तभी सेडिशन माना जाएगा। अगर वायलेंस नहीं हो रहा या कुछ भी ऐसी पब्लिक ऑर्डर को हार्म नहीं हो रहा तो वो सेडिशन में काउंट नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज विनोद दुआ केस। इसमें क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी नॉट सेडिशन अनलेस इट इंसाइट्स वायलेंस। तो सेडिशन को लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए वायलेंस का होना, पब्लिक डिसऑर्डर का होना जरूरी है। सिर्फ गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म करने से सेडिशन अप्लाई नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट इज सेडिशन लॉ सुमोटो हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट ने पुट सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी ऑन होल्ड और सेंटर को बोला इसको री एग्जामिन करने की जरूरत है। ये 2022 में बोला था। नाउ वी है भारतीय न्याय संहिता। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में किस सेक्शन में सेडिशन क्लॉज डाला गया है। ये 124A आईपीसी का क्लॉज था। अब भारतीय न्याय संहिता में कौन सा क्लॉज है सेडिशन रिलेटेड, राइट इन द कमेंट सेक्शन। देन नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। वील स्टडी राइट टू इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस। फर्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना एफिडेविट फाइल करना जरूरी रिलेटेड टू द क्रिमिनल कन्विक्शन, फाइनेंशियल, एजुकेशनल बैकग्राउंड। देन नेक्स्ट इज सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय। इसमें सुप्रीम कोर्ट अलाउड स्टूडेंट टू एक्सेस इवेल्युएटेड आंसर शीट अंडर आरटीआई। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी कॉपी आरटीआई में मिल सकती है। काश ये चीज अपनी यूपीएससी के एग्जाम में भी स्टूडेंट्स को अलाउ होनी चाहिए कि हम अपने मेंस के आंसर पेपर मंगा सकते हैं फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी, बट यूपीएससी में अभी वो नहीं है। देन गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सीआईसी। इसमें सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड एक्सेस टू पर्सनल इंफॉर्मेशन अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप आरटीआई में नहीं मांग सकते अनटिल अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि वो लोगों का प्राइवेसी चीज वायलेट करता है। अगर आप किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हो आप सिर्फ तभी मांग सकते हो अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में वैलिड है। देन नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री। इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड आरबीआई टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट अंडर आरटीआई। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, यू कैन राइट। देन सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष अग्रवाल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। इन 2019 सुप्रीम कोर्ट ब्रॉट सीजीआई ऑफिस अंडर आरटीआई। तो सीजीआई ऑफिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके ऑफिस को भी आरटीआई के अंडर ला दिया गया था। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें फर्स्ट इज केहर सिंह केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड प्रेसिडेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 72। रिमेंबर आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है। प्लीज रिमेंबर दिस आर्टिकल। आर्टिकल 72 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर बट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड लिमिटेड ग्राउंड। तो जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है दैट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, मेंस में आप जजमेंट में यूज भी कर सकते हो कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है कैन बी जुडिशियली रिव्यूड। देन नेक्स्ट, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड कि अनरीजनेबल डिले इन मर्सी पिटीशन कैन बी अ ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन। अगर प्रेसिडेंट बहुत टाइम तक डिसीजन नहीं ले रहा, बहुत सालों से डिले कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन कम्यूट द डेथ सेंटेंस। देन नेक्स्ट इज मारूना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड
clemency power not immune from judicial review, must follow constitutional norms. बेसिकली मतलब ये कि प्रेसिडेंट की पावर जो पार्टिंग पावर है, क्लेमेंसी पावर है, वो सारी उनको जुडिशरी कैन रिव्यू इट, वो मारूराम केस में बोला था। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रेसिडेंट की पार्टिंग पावर इज अंडर जुडिशियल रिव्यू और नॉट, सो इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। द नेक्स्ट इज धनंजय चैटर्जी केस। इसमें कोर्ट एम्फसाइज्ड द नीड फॉर मर्सी पावर टू बैलेंस पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स। तो ये एथिक्स का केस बन सकता है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज पब्लिक डिमांड जस्टिस और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए जो कन्विक्टेड है, वर्सेस उस अरेस्टेड पर्सन की, कन्विक्टेड पर्सन की भी कुछ इंडिविजुअल राइट्स है, तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट 9th शेड्यूल रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट इज वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लॉ इंसर्टेड इन 9th शेड्यूल आफ्टर केशवानंद भारती आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। 9th शेड्यूल में वामन राव ने बोला था कि केशवानंद जुडिशियल रिव्यू was considered as part of basic structure in 1973। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1973 में जुडिशियल रिव्यू उसका पार्ट था, तो आफ्टर 1973 जो भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में डाले गए वो जुडिशियरी रिव्यू कर सकता है। देन नेक्स्ट IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007। इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट लॉज इन 9th शेड्यूल आर सब्जेक्टेड टू बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट इफ इंसर्टेड आफ्टर 1973। गवर्नमेंट ने काफी सारे लॉस 9th शेड्यूल में डाल दिए कि जुडिशियरी रिव्यू ना कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर 9th शेड्यूल में आप कोई भी लॉ डाल रहे हो, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो कोर्ट्स कैन रिव्यू इट। तो 9th शेड्यूल में वो इम्यूनिटी खत्म हो गई है आफ्टर केशवानंद भारती के बाद जो भी लॉ पास हुए हैं, या कोई भी अमेंडमेंट अगर पास हुआ है या वो 9th शेड्यूल में लॉ डाला गया तो। देन नेक्स्ट स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस एल अबू कबूर बाई केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला 9th शेड्यूल लॉ मस्ट स्टिल कंफर्म टू फंडामेंटल राइट्स इफ चैलेंज। तो 9th शेड्यूल में आप कोई भी लॉ डालते हो उसको जुडिशरी कैन रिव्यू इट, और वो फंडामेंटल राइट के फेवर में होना चाहिए, इट शुड नॉट गो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। देन नेक्स्ट M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट रिजर्वेशन रिलेटेड 9th शेड्यूल एंट्रीज मस्ट मीट इक्वालिटी टेस्ट। तो इक्वालिटी टेस्ट फॉलो होना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु ने 69% रिजर्वेशन, EWS कोटा से पहले भी 69% रिजर्वेशन दे रखा था तमिलनाडु ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन रिलेटेड लॉ है वो भी इक्वालिटी टेस्ट में पास होनी चाहिए। 9th शेड्यूल में डालने से इम्यूनिटी नहीं मिलती है, अभी भी 69% रिजर्वेशन केस वाला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि 9th शेड्यूल में आप कोई भी लॉ डाल रहे हो तो वो फंडामेंटल राइट्स इक्वालिटी को फेवर में होना चाहिए, इट शुड नॉट वायलेट इक्वालिटी। द नेक्स्ट चाइल्ड राइट रिलेटेड केसेस। There are certain child right important cases. First is शीला बारसे केसेस। इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन कस्टडी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुवेनाइल होम। ये चाइल्ड से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन कोट दिस शीला बारसे केस। इसमें जो कस्टडी में चिल्ड्रन है उनका ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए और जुवेनाइल होम्स बनने चाहिए टू रिफॉर्म जुवेनाइल्स। देन नेक्स्ट इज गौरव जैन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर थ्रू एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो जो सेक्स वर्कर के चिल्ड्रन है उनको प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। प्लीज रिमेंबर गौरव जैन केस, दिस इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स। देन नेक्स्ट संपूर्ण बेहुरा केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अक्रॉस स्टेट। काफी सारे स्टेट में इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ है या जुवेनाइल जस्टिस होम्स नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्लियरली कि सेक्स विद अ माइनर वाइफ इज अ रेप प्रोटेक्टिंग गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स। पहले आईपीसी में ये रूल था कि अगर माइनर गर्ल है उससे अगर किसी ने मैरिज करी है तो वो रेप में काउंट नहीं होता था, बट नाउ सुप्रीम कोर्ट सेट कि अगर आप 18 ईयर से माइनर से कम एज इज अ एज ऑफ माइनर गर्ल, तो उसके साथ आप कुछ भी वो सेक्सुअल हरेसमेंट रेप में काउंट होगा। देन नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि किस आर्टिकल में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट केस इज जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। रिमेंबर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, जी टेलीफिल्म में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 दो परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन। तो बीसीसीआई ऑल्दो पब्लिक काफी कंट्रोवर्शियल है कि बीसीसीआई पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्टिल इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट।
काफी एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन मिलते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, येट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट। देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोला बीसीसीआई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू मोनोपोली एंड पब्लिक इंटरेस्ट, कि बीसीसीआई इवन दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट, और बीसीसीआई की अकाउंटेबिलिटी है क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट laid down a test to determine whether a body is a state or not. So remember अजय हासिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस टेस्ट लेट डाउन किए थे टू आइडेंटिफाई इफ पर्टिकुलर बॉडी इज अ स्टेट और नॉट। अजय हासिया केस। देन प्रदीप कुमार बिस्वास केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट रिफाइंड फंक्शनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर स्टेटस, कि कोई भी एंटिटी अगर वो सब्सटेंशियली पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है और उसका काफी सब्सटेंशियली फाइनेंशियल कंट्रोल है, स्टेट्स है, उसको काफी एड मिल रहा है और काफी रेवेन्यू टैक्स रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, तो वो स्टेट का पार्ट हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो डेफिनेशन लेट डाउन करी, फंक्शनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। सो रिमेंबर, फंक्शनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल क्राइटेरिया वाज लेट डाउन इन प्रदीप कुमार बिस्वास केस। द नेक्स्ट, अगेन प्रदीप कुमार विश्वास केस, सुप्रीम कोर्ट रीअप्लाइड पब्लिक फंक्शन टेस्ट, मैंने बताया था पब्लिक एंड फंक्शन एंड फाइनेंशियल टेस्ट फॉर स्पोर्ट्स बॉडी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Next we are going to study illegal detention cases. First is ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla case. इसमें सुप्रीम कोर्ट famously upheld suspension of habeas corpus during emergency. तो ये काफी डार्क जजमेंट था कि गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में काफी लोगों को आर्बिट्रेरली अरेस्ट कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हेबियस कॉर्पस वाली पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। बट नेक्स्ट है पुट्टुसामी केस, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सेड इन पुट्टुसामी केस की जो एडीएम जबलपुर केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो हेबियस कॉर्पस एक्सेप्ट करना चाहिए था, लोगों की सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज पुट्टुसामी केस में एक्सेप्ट करी कि उसने एडीएम जबलपुर में गलती करी है, दे डिड अ फॉल्ट। देन नेक्स्ट, जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्बिट्री अरेस्ट विदाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वायलेट्स पर्सनल लिबर्टी। अगर आप आर्बिट्रीली अरेस्ट कर देते हो किसी को भी अगर विदाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इट इज अ वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। देन नेक्स्ट, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन डिटेल्ड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर एंड इलीगल डिटेंशन। तो डीके बासु केस कस्टोडियल टॉर्चर के लिए की जजमेंट है। देन नेक्स्ट, प्रेम शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड हैंडकफिंग प्रिजनर्स विदाउट जुडिशियल अप्रूवल इज इलीगल। सो प्रेम शंकर शुक्ला में ये कुछ सेफगार्ड्स डाले गए कि हैंडकफिंग प्रिजनर विदाउट जुडिशियल अप्रूवल इज नॉट अलाउड, इट इज इलीगल। देन नेक्स्ट, पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट एम्फोसाइज्ड ड्यू प्रोसेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, इसमें आर्बिट्री प्रोसेस नहीं फॉलो करना चाहिए। Then next, cases are related to reservation. Reservation से related cases we will study. Reservation से भी related कोई ना कोई question यूपीएससी में पूछा जाता है। First is इंदिरा साहनी versus Union of India case. इसमें सुप्रीम कोर्ट upheld 27% OBC कोटा, introduced 50% सीलिंग, अब वो 50% सीलिंग EWS में ब्रेक हो गई है, एंड क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन। यूपीएससी में काफी कंट्रोवर्शियल अभी आजकल एस्पिरेंट्स के वो फाइल हो रहे हैं कि काफी सारे ऑफिसर्स ने क्रीमी लेयर का मिसयूज किया है। देन नेक्स्ट इज एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कंडीशंस कि प्रमोशन में रिजर्वेशन इज अलाउड बट बैकवर्डनेस, रिप्रेजेंटेशन, एफिशिएंसी का ध्यान रखना चाहिए। आप रिजर्वेशन प्रमोशन में दे सकते हो बट ये 3 क्राइटेरिया शुड बी फॉलो कि वो बैकवर्डनेस है उस कम्युनिटी की, प्लस कम्युनिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्लस आपकी पब्लिक सर्विस में एफिशिएंसी इंपैक्ट नहीं होगी उस रिजर्वेशन से, तभी प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है। ये 3 कंडीशन है, बैकवर्डनेस, रिप्रेजेंटेशन, एफिशिएंसी। प्लीज रिमेंबर दिस 3 कंडीशन। देन नेक्स्ट इज जर्नैल सिंह केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द नीड टू प्रूव बैकवर्डनेस फॉर SC/ST इन प्रमोशन। सी नागराज केस में 3 कंडीशन थी, बैकवर्डनेस, रिप्रेजेंटेशन, एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्डनेस, ये बैकवर्डनेस बहुत आर्बिट्री चीज है, आप कैसे प्रूव करोगे कि कोई कम्युनिटी बैकवर्ड है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्डनेस की डेफिनेशन को हटा दिया। अब नाउ ओनली रिप्रेजेंटेशन एंड एफिशिएंसी वाला टेस्ट होगा SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए, कि क्या वो कम्युनिटी प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड है या नहीं, क्या पब्लिक सर्विस की एफिशिएंसी रिजर्वेशन से इंपैक्ट होगी या नहीं। नेक्स्ट इज
मराठा रिजर्वेशन केस, ये 2021 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र लॉ एक्सीडिंग 50% कोटा लिमिट, 50% कोटा लिमिट इसमें एक्सीड हो गई थी महाराष्ट्र लॉ में, मराठा रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक दिस लॉ। देन जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। रिमेंबर कौन सा केस है? जनहित अभियान। जनहित अभियान केस में सुप्रीम कोर्ट ने 10% रिजर्वेशन को एक्सेप्ट कर लिया एंड क्लैरिफाइड इकोनॉमिक क्राइटेरिया एज वेल ड्रॉन। द नेक्स्ट इज राइट टू लाइवलीहुड केस। इसमें वन ऑफ द फेमस एंड अर्लियर केसेस इज ओल्गा टेलिस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू लाइवलीहुड किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25। तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। देन नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस गुरनाम कौर केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि राइट टू लाइवलीहुड इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट का। नेक्स्ट इज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस नवाब खान गुलाब खान केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड डिमोलिशन मस्ट फॉलो ड्यू प्रोसेस टू प्रोटेक्ट लाइवलीहुड। तो आर्बिट्ररी डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, दे शुड बी अ बैलेंस कि लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करते हुए ही डिमोलिशन ड्राइव रन करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भारत शांति केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट रीआइटरेटेड दैट इकोनॉमिक राइट्स ड्राइव प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21। सो इकोनॉमिक राइट्स भी किसके अंदर आती हैं? आर्टिकल 21। नेक्स्ट we are going to study cases related to judiciary, important cases. First is cases related to judicial appointments. इसमें फर्स्ट केस कौन सा है? एसपी गुप्ता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981। ये सेम फर्स्ट जजेस केस भी बुलाया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी इन अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता केस में बोला था कि एग्जीक्यूटिव को अपॉइंटमेंट में प्राइमेसी है, बट फिर सेकंड जज केस जो 1993 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट गेव प्राइमेसी टू जुडिशियल कोलेजियम। तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर विल बी अ कोलेजियम ऑफ 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस जो डिसाइड करेगा अपॉइंटमेंट को। क्यों जजेस को अपॉइंट करते हैं? बिकॉज ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट करेगा तो इट वायलेट्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देन अगेन 1998 में थर्ड जजेस केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम को एक्सपेंड करके सीजेआई वर्सेस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस का बना दिया। तो देयर इज अ कोलेजियम ऑफ 5 जजेस, सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस फॉर टू डिसाइड अपॉइंटमेंट। रिमेंबर सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी भी जज का अपॉइंटमेंट करना है उसमें 5 मेंबर का कोलेजियम है। देन अगर किसी भी जज का वन जज हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर करने के लिए उसमें भी 5 जजेस का कोलेजियम है। बट हाई कोर्ट में किसी भी जज की अपॉइंटमेंट करनी है, या तो किसी भी लॉयर को अगर हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा है, या लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में प्रमोशन हो रहा है जज का अपॉइंट करना है, तब सिर्फ 5 जजेस की नहीं, ओनली 3 जजेस का कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट का वो रिकमेंडेशन फाइनल करता है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसे हम एनजेसी केस भी बोलते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। राइट इन द कमेंट सेक्शन एनजेसी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था? राइट द नेम ऑफ द अमेंडमेंट। इट प्रोटेक्टेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसलिए एनजेसी को स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि एनजेसी में एग्जीक्यूटिव मेंबर भी था, 1 लॉ मिनिस्टर प्लस 2 सिविल सोसाइटी मेंबर से प्लस 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज महेश चंद्र त्रिपाठी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट कोलेजियम सिस्टम मस्ट डिस्क्लोज रीजन फॉर सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ नेम्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। सुप्रीम कोर्ट काफी क्रिटिसिज्म फेस करता है कि अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं। अंकल जजेस सिंड्रोम होता है। अंकल जजेस सिंड्रोम क्या होता है? आप मेंस के आंसर में लिख सकते हो। अंकल जजेस सिंड्रोम होता है कि काफी नेपोटिज्म जुडिशियल अपॉइंटमेंट में देखा जाता है, कि अभी जो फॉर्मर सीजेआई थे संजीव खन्ना, उनके अंकल वाज आल्सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिमिलरली डीवाई चंद्रचूड़, उनके फादर वाज आल्सो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो काफी ये देखा जाता है कि जो अपॉइंटमेंट होती है वो मेरिट पे नहीं होती, वो नेपोटिज्म पे होती है। दिस इज कॉल्ड अंकल जजेस सिंड्रोम। तो सुप्रीम कोर्ट ने महेश चंद्र त्रिपाठी में बोला कि वो जो रीजंस हैं सिलेक्शन रिजेक्शन के, इट शुड बी डिस्क्लोज, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी केसेस रिलेटेड टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट। फर्स्ट केस इज के वीरास्वामी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला सैंक्शन ऑफ सीजीआई इज रिक्वायर्ड बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग सिटिंग जज अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में किसी भी जज के ऊपर केस इन्वेस्टिगेट करना है तो सीजीआई का परमिशन इज नेसेसरी। नेक्स्ट इज कैंपा कोला रेसिडेंट केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड एम्फसाइज्ड
जुडिशियल पावर मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज अवॉइडिंग लेजिस्लेटिव सब्सटीट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियली ओवररीच नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट और जजेस की पावर दोनों सेपरेट है, दोनों सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियरी शुड नॉट एंटर इनटू द लेजिस्लेटिव डोमेन। नेक्स्ट इज केसेस रिलेटेड टू जुडिशियल कंडक्ट एंड एथिक्स। इससे वन ऑफ द फेमस केसेस CS Kannan केस। जस्टिस CS Kannan थे, he was the first instance of a sitting Supreme Court judge being jailed for contempt of court, reaffirmed that all are equal before law including judges। तो ये जज थे, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल जाना पड़ा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एवरीवन इज इक्वल। नेक्स्ट इज सेंटर फॉर PIL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट क्वेस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ CVC फॉर लैक ऑफ इंटीग्रिटी, emphasized that judicial duty to ensure public functionaries meet constitutional standards। पब्लिक फंक्शनरी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अपहोल्ड करना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि वो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी केसेस रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी GS2 में प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट केसेस EMS नंबूदिरीपद वर्सेस TN नाम्बियार केस। दिस इज इंपॉर्टेंट केस इन 1970। इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी विद इन परमिसेबल लिमिट इज अलाउड, बियॉन्ड दैट इट्स अ कंटेम्प्ट। आप किसी एक लिमिट तक ही जुडिशरी का क्रिटिसिज्म करते हो, उसके अलावा मतलब आप डिफेम नहीं कर सकते हो। राइट इन द कमेंट सेक्शन की कंटेम्प्ट केस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और इस पे कौन सा लॉ गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। देन नेक्स्ट इज अनुदत्ती रॉय कंटेम्प्ट केस 2002 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज कन्विक्टेड हर फॉर लोअरिंग कोर्ट अथॉरिटी ड्यू टू हर पब्लिक स्टेटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्ट किया था। नेक्स्ट प्रशांत भूषण केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया था फॉर ट्वीट्स ऑन जुडिशरी। कोर्ट एम्फसाइज की इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कन्विक्ट किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। नेक्स्ट वरदकांता मिश्रा वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट रीआइटरेटेड दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर इज असेंशियल फॉर मेंटेन कोर्ट अथॉरिटी। कोर्ट की डिग्निटी, कोर्ट की अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। नेक्स्ट केसेस आर रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी। इसमें सुप्रीम कोर्ट इन KS पुट्टुसामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ये लास्ट 6-7 ईयर्स में 5 बार 4 और 5 टाइम्स प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केस पुट्टुसामी ने बोला राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। नेक्स्ट इज R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें सुप्रीम कोर्ट असर्टेड राइट टू प्राइवेसी इन डिफेमेशन एंड लाइफ नैरेटिव कि डिफेमेशन केस में राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड करना है कि किसी भी प्राइवेट, किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट दैट नार्को एनालिसिस विदाउट कंसेंट वायलेट्स राइट टू मेंटल प्राइवेसी। किसी का आपको नार्को एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है अगर वो विदाउट कंसेंट कराया गया है। तो जिसका नार्को टेस्ट हो रहा है उसके कंसेंट लेना जरूरी है नार्को एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस। फर्स्ट इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेंटर कैन एक्वायर लैंड इन स्टेट फॉर पब्लिक पर्पस, एम्फसाइजिंग फेडरल सुप्रीमेसी इन सर्टेन डोमेन। तो सेंटर के पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू स्टेट। देन SR बोमई केस, इट इज अ लैंडमार्क केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 वायलेट फेडरलिज्म। प्रेसिडेंट रूल आप आर्बिट्री नहीं लगा सकते, फ्लो टेस्ट होना चाहिए और जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर 356 का इंपोजिशन हुआ है। नेक्स्ट इज स्टेट NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड LG। काफी LG में और दिल्ली गवर्नमेंट में अंडर आप गवर्नमेंट डिस्प्यूट होता था। हेल्ड LG मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इन मोस्ट मैटर। राइट इन द कमेंट सेक्शन कौन से 3 मैटर्स हैं जिसमें LG को, सेंटर को ज्यादा पावर है स्टेट लिस्ट में, बाकी सेंटर स्टेट लिस्ट में मेजरली पावर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की है, बट कौन से ऐसे 3 मैटर है ऑफ स्टेट लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ज्यादा है। देन next we are going to study cases related to transparency. First case is state of Uttar Pradesh versus Raj Narayan case. इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड
citizens have right to know about public act of officials laying foundation for transparency and democracy. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको उनके एक्ट्स को जानना इज अ पार्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो. इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19, राइट टू पब्लिक इंफॉर्मेशन. देन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म. इसमें सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड वोटर्स राइट टू कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, रीइंफोर्स ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल. जैसे कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था इंडिया केस में कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्रिमिनल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल बैकग्राउंड देना जरूरी है. So this is the end of the session. So this was the part 2. Please follow it. अभी कुछ मेजर अनाउंसमेंट एक हम करने वाले हैं फॉर स्टूडेंट्स हु आर गिविंग मेंस 2025 एंड हु आर गोइंग टू अपीयर इन यूपीएससी 2026. वो कुछ की अनाउंसमेंट करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून. प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो, कोई भी डाउट पूछना चाहते हो, फील फ्री टू आस्क. आप मैं अपना ईमेल और टेलीग्राम ग्रुप की आईडी आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन. I will share this PDF in the Telegram session. I hope you like it, the session. We'll meet in the next session soon. So this was the main cheat code series. अभी ये main cheat code series continue रहेगी. इसमें quotation, other data, committee, नीति आयोग, ARC वो सब पढ़ाया जाएगा. So please like, share and subscribe if you liked it. All the best. We'll meet in the next session soon.